तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी मुसीबतों का पहाड़ भी साबित होती है। एक ड्राइवर अपनी लाइफ में कौन कौन से मोड़ों को अंजाम देता है, ये तो वही जान सकता है। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना आज से तकरीबन 7.5 साल पहले की है, जब मैं एक नया ट्रक ड्राइवर ही बना था। वैसे तो मेरे पापा भी इसी ट्रक ड्राइविंग का काम करते थे और बाद में जब मेरे पापा का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तब जाकर यह काम पूरे तरीके से मैंने ही संभाल लिया। दोस्तों, यह उस दिन की बात है जब मैं रात के तकरीबन 10:30 बजे अपने घर पर लौटा था। हमारे घर के करीब से NH 55 का रास्ता गुजरता था, जो बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। उस रास्ते को देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो यहाँ पर दूर दूर तक इस सड़क पर किसी भी इंसान की मौजूदगी नहीं है। फिर मैं अपने कदम पटकते हुए इधर उधर घूमने लगा। घनघोर अंधेरा, चारों तरफ छाया हुआ गहरा सन्नाटा आने वाली किसी मुसीबतों के बारे में बयां कर रहा था। लेकिन मैं इन चीज़ों से अनजान था कि कोई बुरी आत्मा मेरे ऊपर भटक सकती है। वैसे तो उस हाईवे पर मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे उस हाईवे के ऊपर नर्वस लग रहा था। इतने में ही एक गाड़ी मेरे बेहद करीब से गुजर गई। उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस गाड़ी के मालिक को गाली गलौज भी नहीं कर पाया। फिर मैं अपने ही मन में बड़बड़ाता हुआ उस हाईवे से नीचे उतर गया और फिर मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा मानो किसी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं फिर से पीछे मुड़ा और जब मैंने अपनी आंखें पीछे की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। लेकिन मेरे दिल को राहत नहीं मिली और जिस कारण मैं हाईवे पर चला गया। और जब मैं उस हाईवे पर गया तो वो चीख मानो एक कानों का धोखा थी, क्योंकि पूरा का पूरा हाईवे अंधेरे के साथ सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। उस हाईवे पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर ये चीख किसकी सुनाई दी होगी, यही बात सोचते हुए मैं वापस अपने घर की तरफ पलट गया और फिर मेरे पापा मुझे आवाज़ देते हुए अपनी तरफ बुलाने लगे। शायद पापा भी अपनी ट्रक को लेकर घर पहुंच चुके थे। दरअसल हमारे पास एक बड़ी सी फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री के अंदर मेरे पापा के साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग काम किया करते थे। लेकिन देर रात हो चुकी थी और हल्की हल्की ठंड का जमावड़ा होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस हाईवे को देखकर आज मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। इस छोटे से हादसे के बाद में अपने घर की तरफ चला गया और खाना खाने में जुट गया। और खाना हो जाने के बाद मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे अभी भी उस हाईवे पर वो चीख बार बार याद आ रही थी कि आखिर अचानक ही क्या हुआ था। और तभी अचानक ही मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और फिर जब मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि फ़ोन पर कोई अननोन नंबर था। और फ़ोन उठाने पर मुझे पता चला कि यह किसी कंपनी का बड़ा ऑर्डर था। फिर कुछ देर बातचीत होने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया और उस वक्त मैं आधी नींद में था। तो मुझे अपने घर के बाहर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देने लगी और यही जानने के लिए मैं आधी नींद में उठते हुए अपने घर से बाहर निकल गया। मुझे ये तो विश्वास था कि ज़रूर कोई तो हमारे घर के अंदर मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी मैं घूमते फिरते अपने घर से काफ़ी दूर पर आ चुका था और इस वक्त मैं उस हाईवे पर खड़ा था जो हमारे घर के बेहद करीब से होकर गुजरता था। लेकिन अब उन आवाज़ों का आना बंद हो चुका था। चारों तरफ एक चुप्पी छाई हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी अब अंदर ही अंदर एक डर का एहसास हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं काली शक्तियों के चंगुल में अब फंस चुका हूँ। एक तो चारों तरफ एक चुप्पी थी और ऊपर से किसी भी गाड़ी का कोई आवागमन तक नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे में एक नॉर्मल इंसान का डरना भी एक लाजमी सी बात है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। फिर बाद में जब मुझे अपनी आधी नींद में ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, तो मैं अपने कदम पटकते हुए वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर की तरफ चलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे कंधे के ऊपर किसी ने काफ़ी सारा बोझा रख दिया हो। बाद में मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में लौट गया। अब रात भी बीत गई और जब सुबह हुई तो मुझे अपने शरीर के अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो आज मुझे बुखार हो चुका है और वह भी इतनी तेज बुखार जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सह रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन कटता गया
वैसे वैसे मेरा शरीर एक बार फिर नॉर्मल होने लगा और पूरे दिन में डिलीवरी करता रहा। डिलीवरी करते करते एक बार फिर शाम का समय होने लगा। एक बार फिर रात हो चुकी थी और ठंडी ठंडी हवाएं तो आज बवाल मचा रही थी। गर्म शरीर को छूने वाली ये ठंडी हवाएं अचानक इस शरीर को सर्दी से कपकपा रही थी और फिर एक हल्की हल्की आवाज़ अचानक मेरे कानों में पड़ने लगी। पहले तो मैंने अपने चारों तरफ देखा तो उस आवाज़ का स्रोत मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे हाईवे के थोड़ा सा आगे एक औरत खड़ी हुई नजर आई और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर सिर्फ एक औरत नहीं थी बल्कि काफ़ी और लोग भी मौजूद थे। उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो वहाँ कुछ बुरा हुआ है। लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उसी तरफ चल पड़ा और आज मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया था, जिस वजह से मैं उसी सड़क पर टहल रहा था जिस सड़क पर पहले भी मेरे साथ एक हादसे ने जन्म लिया था। खैर अब मैं उन हादसों को भूलकर टाइम काट रहा था। फिर मैं उसी तरफ चल दिया जिस तरफ उस औरत के साथ साथ मुझे कुछ लोग और भी खड़े नजर आ रहे थे। अब रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और अभी मैं उनकी तरफ चल ही रहा था कि अचानक से मुझे अपने पीछे की तरफ से किसी बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त अखिल था। आज काफ़ी दिनों के पश्चात मुझे अपने दोस्त अखिल से मिलने का मौका मिला था, जिस कारण मैं उनके साथ कुछ ही पलों में इधर उधर की बातों में डूब गया और आपस में बातचीत करने लगा। हल्की हल्की चांद की रोशनी छाई हुई थी और शायद कुछ ही देर के बाद ही चांद की ये रोशनी लुप्त भी होने लगी थी। खैर हम दोनों 1 घंटे तक उसी सड़क पर खड़े रहे और बातचीत करते रहे और इन्हीं बातों ही बातों में मुझे उस औरत का ख्याल आया जो लगभग 1 घंटे पहले मुझे सड़क के सामने खड़े हुए नजर आ रही थी, लेकिन उसकी तरफ से तो कोई हलचल नहीं थी। मैंने एक बार फिर उस सड़क की तरफ देखा तो मेरे दोस्त अखिल ने पूछते हुए कहा, अरे क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है? तो मैंने उसे पूरी बात बताई कि मुझे वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए नजर आए थे। अखिल भी मेरे साथ साथ उस तरफ देखने लगा मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद वहाँ पर मौजूद सारे लोग यहाँ से निकल गए होंगे, जिस कारण मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और फिर मेरे घर से एक आवाज़ आई। दरअसल मेरे पापा का कहना था कि आज मुझे किसी ज़रूरी डिलीवरी के लिए जाना है और वो भी अभी और इसी वक्त, और अब पापा की बातों को टालना भी मेरे लिए लगभग नामुमकिन था। तो मैंने खाना वाना खाया और फिर अपने घर से निकल गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसी औरत का ख्याल बार बार आ रहा था और उस महिला की बातें मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर बाद में मैं अपनी दुकान पर पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद ट्रक स्टार्ट करता हुआ सामान को लोड करवाने लगा। सारा सामान लोड होने के बाद मैं ट्रक स्टार्ट करता हुआ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही रात हुई तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अचानक मुझे बुखार हो चुका है। लेकिन अब डिलीवरी करना भी ज़रूरी था, जिस कारण मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा और आज मुझे जिस गांव की तरफ रवाना होना था उस गांव का नाम था नैनीपुरा। पिछली रात को जो मेरे साथ हुआ था वह मुझे अभी भी अच्छे से याद था। डर तो मुझे अभी भी लग रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेरे साथ मेरा खलासी मौजूद था। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ी रही थी कि चारों तरफ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं भी ट्रक के अंदर आसानी से प्रवेश कर पा रही थी। उस जोरदार ठंड के अंदर अब ट्रक ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं किसी तरह ड्राइविंग में लगा हुआ था। दोस्तों वैसे तो इस तरह के मौके पर अक्सर लोगों के साथ या तो उनके ट्रक का टायर पंचर हो जाता है या फिर उनकी ट्रक बंद पड़ जाती है, लेकिन हमारे इस हादसे में हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। इधर गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ी रही थी कि अचानक ही कोई इंसान ट्रक की चपेट में आ गया और ट्रक की चपेट में आने के कारण एक जोर का धमाका हुआ। उस समय इस धमाके को सुनने के बाद मेरे शरीर में सनसनी सी मच गई। तभी मुझे लगा कि आज मैंने किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। मेरी ज़िंदगी का यह सबसे पहला और सबसे बड़ा हादसा था। मेरे खलासी ने मुझसे कहा, भूल कर भी ट्रक को मत रोकना। फिर क्या था, मैंने ट्रक को रोकने की बजाय ट्रक की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। ट्रक अब बहुत ही तेज़ स्पीड से भाग रही थी। उस समय मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और मेरा खलासी भी अच्छे तरीके से ट्रक ड्राइविंग करना जानता था। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने ट्रक को रोक लिया और उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया।
क्योंकि मेरे अंदर तो अब हिम्मत नहीं थी कि मैं थोड़ी दूर और आगे तक अब ड्राइव कर सकूं। फिर हमारी नज़र सामने की तरफ गई तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद उस एक्सीडेंट की बात बहुत ही तेज गति से चारों तरफ फैल चुकी है, और जब हमारी ट्रक उन पुलिस वालों के पास पहुंची तो उन्होंने हमें एक बार भी नहीं रोका। इसका मतलब ये था कि अभी तक उस एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी पता नहीं था। मैंने अपने साथ मौजूद खलासी को ट्रक से निकलने का इशारा किया। उस समय हम दोनों के जहन में डर इस कदर बैठ चुका था कि हमने ट्रक को रोकने के बारे में सोचा तक नहीं। सुनसान और उस सर्द रात की ढकी रोड पर ड्राइव करने का इससे खौफनाक माहौल में मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा था। मुझे तो अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज मैंने किसी भयानक करतूत को जन्म दिया है। और इतने में ही मुझे रोड के सामने एक बुजुर्ग सड़क पार करता हुआ दिखा। तभी मेरे खलासी ने ट्रक को धीमा किया, लेकिन फिर वो आदमी अपने काले और गंदे दांत निकालते हुए हमारी ओर एक मंद मुस्कुराहट देने लगा। उसका ये रूप हर किसी इंसान की रूह कपकपा देने में कायम थी, और हमारे होश तो उस वक्त उड़ गए जब हमने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी बस कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गया, और साथ ही मेरे शरीर में डर का आतंक सा बह गया। मैंने अपने खलासी को तुरंत वहां से निकलने को कहा, और एक बार फिर ट्रक अपनी फुल स्पीड के साथ रोड पर दौड़ने लगी। लेकिन इस बार भागती हुई हमारी ट्रक एकदम से रुक गई, और इस बार हमने देखा कि ट्रक का पूरा पेट्रोल अब खत्म हो चुका है। और ऐसे में ट्रक का रुकना भी एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि हम इन बातों में ट्रक के अंदर पेट्रोल डलवाना ही भूल गए थे। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। ट्रक सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी, और अब हम दोनों उसी के अंदर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। और आज मुझे पता चल रहा था कि आखिर डर का एहसास क्या होता है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इन 2 दिनों ने पूरी कहानी ही पलट दी। मेरी जिंदगी के सारे विचारों को बदल कर रख दिया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, और यह एक ऐसा वक्त होता है जब दिन और रात दोनों का एक जैसा समय होता है। और फिर मैं और मेरा खलासी अभी तक ट्रक के अंदर बैठकर इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारी ट्रक के अंदर जोर जोर से एक हलचल होने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार हमारी ट्रक को जोर जोर से पीटने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक बार के लिए विंडो को नीचे किया और चारों तरफ के माहौल को अमेजिंग करने लगा, लेकिन मुझे अपने ट्रक से कोई नीचे नजर ही नहीं आया। लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ थी कि कोई इंसान तो नहीं था, जरूर कोई अनजान शक्ति ही मौजूद होगी। और उसके थोड़ी ही देर के बाद मुझे अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। और अब ट्रक के अंदर खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि दूसरी तरफ हमें यह भी डर लग रहा था कि अगर चोरों की कोई पलटन हुई तो हमारा पूरा का पूरा सामान चोरी हो सकता है। और ऊपर से हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि अब हम अपने ट्रक से नीचे उतरकर बाहर के माहौल को देख सकें। लेकिन मेरे खलासी में पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई, और वह हिम्मत करते हुए ट्रक से नीचे उतर गया। उसके बाद मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया, और जब हम दोनों नीचे उतरे तो मानो हमारे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उस वक्त मैं अपनी लाइफ का सबसे खौफनाक मंजर देख रहा था। दरअसल मैंने देखा कि हमारी आंखों के सामने वही महिला मौजूद थी जिसे देख देख कर मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। पहले भी मेरी मुलाकात उस औरत से हो चुकी थी। फिर मुझे याद आया कि हमारे घर के पास जो हाईवे पड़ता है, मैंने उस औरत को वहीं पर देखा था। लेकिन अब मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि ये तो वही महिला है। और उसके बाद देखते ही देखते अचानक से उस महिला का शरीर अब बड़ा होने लगा, और उसके हाथों के नाखून देखने के बाद तो मेरी शर्ट पसीने से गीली होने लगी। मैं तत्काल पीछे मुड़ा और ट्रक में आकर बैठ गया। मेरे पीछे पीछे मेरा खलासी भी ट्रक में लौट गया, और हम दोनों पूरी रात हमारे ट्रक के अंदर ही रुकने की सोचने लगे। मगर हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस समय हम दोनों को एक गाड़ी मिल गई, और हमने अपनी ज़िंदगी बचाने की सोची, जिस कारण हम ट्रक को छोड़कर निकल गए। और जब सुबह हुई तो मैं अपने खलासी के साथ एक पुजारी बाबा के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरे ऊपर किसी डायन का साया था जो मुझे हर वक्त परेशान करने की कोशिश करती। दोस्तों कहते हैं कि उस डायन की शक्तियाँ सूर्य उगने के बाद ख़त्म हो जाती थी, जिस वजह से वह मुझे बार बार अपने चारों तरफ होने का आभास करवाती।
खैर अच्छी बात तो ये थी कि उस बाबा ने हमारा इलाज कर दिया और वो औरत मुझे आज तक नजर ही नहीं आई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।